around the Trans World Auto Parts Manufacturing। अब बेसिकली कंपनी करती क्या है? कंपनी जो है वो बेसिकली GM हो गया, होंडा हो गया, टोयोटा हो गई, ऐसी कंपनीज़ के लिए जो है ना ऑटो पार्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और उन्हें सप्लाई भी करती है। अब ऑटो पार्ट्स का क्या मतलब है? अब ऑटो पार्ट्स का ये मतलब है कि आपकी जो गाड़ी बन रही है उस गाड़ी के जो अलग अलग जो पुर्जे हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया, जैसे आपका रेडियो हो गया, जैसे आपके कप होल्डर्स हो गए, इंटीरियर का सामान हो गया, बाहर आपकी हेडलाइट्स हो गई, हेडलाइट के साथ जो उनकी वायरिंग होती है, जो आपके पीछे जो है रेड लाइट्स होती हैं, जो आपके पीछे इंडिकेटर लाइट्स होती हैं, उन सब चीज़ों को, ये अलग अलग पार्ट्स हैं आपके, सही है। इन अलग अलग पार्ट्स को जो है ये कंपनी बनाती है एंड सप्लाई भी करती है, ठीक है। ये इस कंपनी का काम है, सही है। अब ये कंपनी है क्या? ये केस है कंपनी, ये जो केस मैं बता रहा हूँ ये है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का केस। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट ऑफ द केस, बट ये जिस कंपनी की बात हो रही है ये कंपनी है US के अंदर, सही है। US के अंदर ये कंपनी है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि ये केस लिखा कब है, क्योंकि राइटर्स जो हैं वो अगेन राइटर के ऊपर है, राइटर कंप्लीट जब भी ये केस लिखे, लेकिन इस केस के अंदर जो डिस्कशन हो रही है हमारे पास, इट्स अराउंड द टाइम ऑफ द ग्रेट रिसेशन। ग्रेट रिसेशन किस दौरान हुआ था? ग्रेट रिसेशन वॉज अराउंड 2008 टू 2010 बोलते हैं कोई लोग, या 2008 से 2009 को बोलते हैं। वो कहते हैं कि यार एक साल के अंदर जो है ना आफ्टर मतलब रिसेशन एंड हो गया था, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो अभी तक जो है लोग झेलते हैं। बट द ग्रेट रिसेशन के अराउंड जो है ये केस हुआ था, ठीक है। उस वक्त भी ये कंपनी जो है, जैसे मैंने डिस्क्राइब करा, क्या करती थी कि ऑटो पार्ट्स जो है वो टोयोटा हो गया, आपका होंडा हो गया, आपका GM मोटर्स हो गई, क्रिसलर हो गया, इन कंपनीज को जो है ऑटो पार्ट्स सप्लाई करते थे, ठीक है। सही है, ये टाइमलाइन जो है अराउंड वो है। और ये कंपनी जो है उस वक्त $6.6 बिलियन की कंपनी थी, मतलब इट वाज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, और काफ़ी अच्छा नाम था इस कंपनी। इशू जो है वो ये आया था क्योंकि ग्रेट रिसेशन चल रहा था। ग्रेट रिसेशन अच्छा है क्या, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, फिर जो है ना इसको एक नई वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं। ग्रेट रिसेशन था कि ग्रेट रिसेशन के अंदर जो है आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा, अब मैं जो हूँ ना इस ग्रेट रिसेशन को समझा रहा हूँ आपको एक मसले से। ग्रेट रिसेशन के जो कहते हैं ना, जो ग्रेट रिसेशन हुआ था उसके अंदर पूरी दुनिया का पे जो है ना वो ऐसा, पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो परेशानी आ गई थी पैसे के हवाले से। पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो परेशानी आ गई थी पैसे के हवाले से। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुश्किल, हर किसी को जो है वो फाइनेंशियल जो है वो बर्डन आ गया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने US के अंदर जो है वो, आप समझ लें, प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था। अब इतने लोगों ने प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया कि आखिरकार कोई ख़रीदने वाला ही नहीं बचा। तो एज सच हुआ ये कि जो एक साइकिल चल रहा था ना, मैंने ख़रीदा है, कोई मुझसे वापस वो प्रॉपर्टी ख़रीदेगा या रेंट पर लेगा, तो सब लोगों ने लेकर रख ली थी। अब उनसे कोई ख़रीदने वाला था नहीं, तो एक जो है ना एक तरीके से कोलैप्स हो गया पूरा सिस्टम। भाई पहिया जो है वो पैसे का तब घूमेगा ना जब पैसा जो है वो रोलिंग के अंदर हो। पैसा रोलिंग के अंदर था ही नहीं, लोगों ने सब इन्वेस्ट कर रख लिया, अब कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। बोल रहे थे भाई प्राइसेस जो हैं वो इतने बढ़ गए, हम तो नहीं खरीद रहे। उससे जो है पूरा पहिया जो है वो जाम हो गया इकॉनमी का। एक ये वजह हम कह सकते हैं, एक स्मॉल वजह हम कह सकते हैं, स्मॉल नहीं, एक मतलब काफ़ी बड़ी वजह है फॉर द ग्लोबल रिसेशन। अब जाहिर सी बात है जब US जो है वो बैठ गया तो हर कोई बाकी कंपनी, बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अब ये एक बेसिक आइडिया है, सही है। रिसेशन था क्या, हुआ क्यों वगैरह, मैंने आपको बेसिक सा एक आइडिया दिया समझने के लिए, सही है। तो पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही थी इसकी वजह से। लोगों के पैसे जो है वो डूब गए थे, सही है। अब क्योंकि पूरा वक्त जो है ये 2008, 2009, 2010 जो है ये इशू चल रहा था, इससे 2008 के अंदर ही जो है कंपनी के जो है वो कॉस्ट्स ज़्यादा थी,
लेकिन जो उसके सेल्स टारगेट था वो कंपनी जो है वो मीट नहीं कर पा रही थी। सेल्स टारगेट मीट ही नहीं हो रहा था, फिर क्योंकि 2008 के अंदर रिसेशन आया, 2007 में जो हुआ तो हो गया था, 2008 के रिसेशन की वजह से पूरा पहिया जो है वो जाम हो गया, और जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी उसको जो है ना बहुत, जो सेल्स टारगेट थे वो मिस हो गए। अब जाहिर सी बात है, जो सेल्स टारगेट मिस हो गए, कंपनी ने पैसा नहीं बनाया, तो कंपनी को, ताकि कंपनी चलती रहे अपने पहियों के ऊपर, कुछ ऐसा इकदाम उठाना पड़ेगा ना, कि जब इतना बड़ा रिसेशन आया है, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2008-2009 की, जब 2008 के अंदर रिसेशन आया था बहुत सी कंपनी जो है वो तबाह हो गई थी, क्योंकि उन्हें जो है वो डील करना नहीं आया इस रिसेशन से। हर किसी को पता थोड़ी था कि ये रिसेशन जो है वो बेहतर हो जाएगा, और 2009 के अंदर ही जो है काफ़ी बेहतर हालात हो जाएंगे। लोगों को लगा कि भाई ये जो तबाही हुई है ये सालों सालों चलने वाली हुई है, क्योंकि पैसे डूब गए लोगों के। सही है। तो अब जो उस वक्त की सीईओ थी ट्रांसवर्ट की, उनके दिमाग के अंदर जो है ना एक आइडिया आया। उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हमने इस वक्त कुछ ना करा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है सबसे पहले ये सोचा कि भाई अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है किसी भी बिजनेस को, किसी भी कॉरपोरेशन को चलाने के लिए वो एक फिक्स नहीं होती, वो हर वक्त ब वक्त जो है वो चेंज होती रहती है, वो अडॉप्ट होती रहती है चेंजेस पे। ठीक है, चेंज करने के लिए अब उन्होंने सोचा भाई किस तरीके से हमें जो है वो बेसिकली इसको जो है वो टैकल करना पड़ेगा, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके लिए। उन्होंने क्या करा, उसके लिए जो सारे हेड्स होते हैं ना कंपनी डिपार्टमेंट्स के, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कंपनी करती क्या थी। अब कंपनी जो है जाहिर सी बात है, गाड़ियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा है, गाड़ी होती है, रिक्शा होती है, बाइक्स होती हैं, ट्रक्स होती हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनमें से भी किन किन के लिए बनाती थी कंपनी, जो है वो बनाती थी लग्जरी व्हीकल्स के लिए पार्ट्स, इकोनॉमी व्हीकल्स के लिए पार्ट बनाती थी, मिड साइज़ के लिए पार्ट्स बनाती थी। मिड साइज़ से आप कैसे समझे, मिड साइज़ से आप समझे कि मिड साइज़ से आप समझे करोला हो गई, इट्स नॉट अ लग्जरी, इकोनॉमी भी नहीं है, मिड साइज़ है ना। और तीसरा मिड साइज़, और फोर्थ जो है वो बनाती थी उनके लिए ट्रक्स वगैरह के लिए। सही है। अब शुरू की डिस्कशन जो हुई थी हेड्स वगैरह के साथ, फिर मैनेजमेंट के है वो उसके हेड आए, मार्केटिंग के हेड आए, फाइनेंशियल्स के हेड आए, तो काफ़ी चीज़ें पता चली। सबसे पहले तो उन्हें ये पता चला कि जो सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाले इनके डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो कौन कौन से हैं। वो हैं दो, लग्जरी और इकॉनमी, इन दो से पैसा बन रहा है। बाकी दो जो हैं वो इनका पैसा जो है वो बहुत पूरी तरीके से डुबा रहे हैं। बाकी दो कौन से हैं, जो मिड साइज थी एंड जो ट्रक वाला था। तो सबसे बड़ा जो इन्होंने मुश्किल सा डिसीजन लिया था वो ये लिया था कि भाई मिड साइज और जो ट्रक के हम पार्ट्स बना रहे हैं वो डिपार्टमेंट जो है वो हम अपना पूरा ख़त्म कर रहे हैं। कि जाहिर सी बात है कि भाई अब जब हम उसमें पैसा ही नहीं बन रहा, और इस इधर जो है हमारा पैसा इतना लग रहा है, रिसोर्सेज हमारी इतनी लग रही हैं, ये तो हमें उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के जो फैक्ट्रीज थी वो किधर थी, इन दोनों डिपार्टमेंट्स की जो फैक्ट्रीज थी वो थी यूएस के अंदर। यूएस के अंदर फिर भी यूनियन लॉज जो है उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सही है, यूएस के अंदर यूनियन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो जो है आप मतलब कॉरपोरेशंस वगैरह से जो है ना वो बहस करते थे कि आपने जो है वो यूएस से जो है वो काम हटाकर जो है आपने बाहर दे दिया, लोगों में रोज़गार नहीं है वगैरह वगैरह। इस चीज़ पे जो है जैसे लेबर लॉज होते हैं ना वो बहस करते हैं, कंपनियों के अलग अलग वो लेबर लॉज होते हैं। कंपनियों के नहीं, जो लोग होते हैं उधर के उनके लेबर लॉज होते हैं, जिस वजह से जो है वो ये कहते हैं कि कंपनी जो है ना एक्सप्लॉइट ना करें उन्हें, उनका जो है नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं जो लेबर होती है गरीब। सही है। लेकिन उस वक्त तक इनका यूनियंस के साथ जो है एक वो थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इन्होंने भी जाहिर सी बात है यूनियन से कहा भाई जब हमारी कंपनी नहीं रहेगी तो जिन बचे हुए लोगों को जॉब मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। भाई $6.6 बिलियन उस वक्त की 2008-2009 की बात हो रही है, इतनी बड़ी वो थी कंपनी। तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर जो है इन्होंने बोला भाई हम इन दोनों को बंद कर बाकी दो पर जो है वो अपना फोकस बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ाओ फोकस। अब जब इस पर जो है उन्होंने फोकस बढ़ाने की अपनी मतलब कोशिश शुरू करी,
इन्हें और कुछ चीज़ें पता चली, इन्हें और चीज़ें ये पता चली कि इन्हें जो है अब कितने 2009, 2010, 2011 इन्हें जो है आने वाले 2-3 साल के अंदर जो इनका नेगेटिव रेवेन्यू ROCE था, रेवेन्यू ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, वो जो है इनका चेंज होना चाहिए फ्रॉम -15 टू +8%। ROCE इनका क्या होना चाहिए, ROCE इनका होना चाहिए चेंज फ्रॉम -15 टू +8, विच वॉज अगेन अ हार्ड थिंग। बट इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कहा कि एटलीस्ट हमें एक साल के अंदर 2009 के अंदर जो है ना इसको रिड्यूस करना है -15 से -7 पे। उसके बाद जो है हम अपने उसके बाद जो है ना हम अपने ट्रैक पर जो है वो आ सकते हैं। लेकिन ये शुरू के साल जो है हमारे लिए 1-2 साल ये बहुत क्रूशल है, हमारे लिए शॉर्ट टर्म हमारे लिए जो है वो बहुत क्रूशल है, सही है। उसके साथ जब ऑपरेशंस वाले हेड की बात आई, अच्छा सही, अब इसके अंदर सही है फाइनेंशियल ऑफिसर के हेड से तो ये बात हो गई। जो लग्जरी और इकोनॉमी के हेड थे वो तो बहुत खुश थे कि भाई हमारे तरफ जो है वो पैसा लग रहा है। लग्जरी वालों ने ये बात करी कि यार आपको पता है कि लग्जरी व्हीकल्स के अंदर हमें जो है हर वक्त जो है कोई ना कोई नई नई रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हम नई रिसर्च कर कर नए फीचर्स लेकर आते हैं गाड़ी के अंदर, इसी वजह से तो हमारे पार्ट्स बिकते हैं। और आपको पता है कि अगर हम इनोवेशन नहीं लाएंगे, क्योंकि पहले के दौर में ब्लूटूथ वगैरह होना जो है ना एक लग्जरी था और सिर्फ कम कम गाड़ियों के अंदर होता था, लेकिन अब जो है वो इकोनॉमी गाड़ियों के अंदर भी होने लगा। अब जो है वो इकोनॉमी गाड़ी के अंदर भी ब्लूटूथ और ये चीज़ें होने लगी, तो हमें कॉन्स्टेंटली जो है वो इनोवेशन करनी पड़ेगी। तो हमें आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लग्जरी ने ये बात कह दी। जो हमारे वो थे ऑपरेशंस के हेड बोल रहे थे कि हमारे इंटरनली बहुत मसले हैं, हमें इनको देखना पड़ेगा, हमें अपनी एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ानी है, एफिशिएंसी के साथ हमें अपने सप्लाई रिलेशन अच्छे करने हैं, हमें जो है जल्द से जल्द जो है वो नई चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करनी है। जैसे हमें जो है नया कैम का सॉफ्टवेयर लेना है ताकि हम जस्ट इन टाइम डिलीवरी दे सकें। मतलब कि कंपनी जो है वो टोयोटा के पास जो है फॉर एग्जांपल जो है लोड आ गया कि भाई मुझे 250 गाड़ियाँ चाहिए अगले महीने में, भाई पीछे पार्ट्स इनके पास होंगे तभी ये टोयोटा को देंगे ना, और तभी टोयोटा जो है वो अपनी गाड़ियाँ बनाएगा। अगर इनकी तरफ से इतना डिले हो जाएगा तो किस तरीके से आगे काम चलेगा, सही है। तो इसी चीज़ पर जो है वो बेसिकली बात हो रही थी कि हमें जो है जस्ट इन टाइम पर होना होता है। जस्ट इन टाइम का मतलब ये अभी ऑर्डर आया, अभी जो है फ़ौरन से फ़ौरन आप डिलीवरी कर दो कुछ भी करके। इस चीज़ पर जो है वो कोशिश कर रहे थे कि यार ये चीज़ जो है हमें करनी चाहिए और ये चीज़ जो है हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस चीज़ को हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? तो जब तक हम अपने अंदर के मसलों पर वो नहीं कर पाएंगे ना, तो हम ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। R&D वगैरह, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वगैरह, सही है। इकोनॉमी वाले ने क्या कहा, इकोनॉमी के हेड ने कहा कि देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इकोनॉमी और लग्जरी ये जो है बैकबोन है आपकी उसकी कंपनी जो है यही दोनों चीज़ें चला रही है। बट आपको ये भी समझना चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर जो है ना हमारी इन्वेस्टमेंट लग्जरी के हिसाब से कम है। हमें ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी की जो मार्केट है वो एशिया को केटर करती है, और एशिया जो है एक बूमिंग इंडस्ट्री है, और क्योंकि ये बूमिंग इंडस्ट्री है इसको जो है वो ज़्यादा केयर चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए एज़ कम्पेयर टू लग्जरी, सही है। ये भी हो गई बात। अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये सारी जो है ना वो बातें हो गई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये सब ने तो बातें कर दी, लेकिन सीईओ ने भी कुछ कहा। सीईओ ने क्या कहा, सीईओ ने ये कहा कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए वो भी लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कंपनी को क्या पूरी दुनिया को जो है वो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो हमें सोच समझ कर रिसोर्सेज पे पैसा लगाना है, किस तरीके से लगाएं हम और उससे हमें क्या जो है वो फ़ायदा हो रहा है, ये एक बात हो गई, ठीक है। अब जो है ये हो गया, सबने जो है अपनी राय कर दी। अब क्योंकि कंपनी को पता था कि इन्हें लग्जरी और उस पर फोकस करना है, तो कंपनी ने शुरू के अंदर अपनी रिसोर्सेज के अंदर जो है इन्होंने लग्जरी एंड इकोनॉमी इन दोनों के ऊपर जो है वो पैसा लगाना शुरू किया, सही है।
सारी रिसोर्सेज नहीं लगाई, सारा कैपिटल नहीं लगाया, इनके ऊपर लगाया इन ऑर्डर टू जज के अब इनकी क्या परफॉर्मेंस है और इससे हमें जो है वो बेसिकली क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ये बात उन्होंने कर दी। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी चाहिए, कौन सा इदारा ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इन्होंने क्या करा, जो हमारी सीईओ थी, इन्होंने अपने दौर के अंदर जब ये खुद एमबीए कर रही थी, इन्होंने जो है एक चीज़ सीखी थी, बैलेंस स्कोर कार्ड्स, स्ट्रेटजी मैप्स वगैरह बनते हैं। देखिए बैलेंस स्कोर कार्ड, स्ट्रेटजी मैप्स वगैरह की कहानी होती है। इन्होंने ये चीज़ पढ़ी थी, इन्होंने बोला व्हाई डोंट आई अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट हियर, कि इससे होता क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड से पता चलता है कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कितनी जो है आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, कितनी जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। इन्होंने जो है अपने बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर जो है कुछ पैरामीटर सेट कर दिए कि फाइनेंशियल क्या होता है, हम किस तरीके से पैसा बनाएंगे, हमारा कस्टमर किस तरीके से खुश होगा, हमारे ऑपरेशंस की एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। इन्होंने ये बातें जो हैं वो क्लियरली जो है वो स्टेट कर दी, क्लियरली जो है इन्होंने ये बातें जो हैं वो सेट कर दी। ठीक है, अब इन्होंने जो है ये बातें सेट कर दी। अब जाहिर सी बात है, जब बात आई इन दी एंड, जब इस चीज़ का डिस्कशन होना शुरू हुई कि जब इस चीज़ की जो है वो डिस्कशन होना शुरू हुई कि कौन से डिपार्टमेंट ने जो है वो ज़्यादा अच्छा करा, ज़्यादा अच्छा नहीं करा, लोगों इनको लगा था, जो सीईओ है हमारी, कि क्योंकि एशिया जो है वो एक बूमिंग इंडस्ट्री है तो हमारी इकॉनमी की मार्केट ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो है बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर जो है नहीं आया। बैलेंस स्कोर कार्ड्स ने जो है हमें ये बताया कि लग्जरी वाले डिपार्टमेंट ने जो है ना बहुत अच्छा करा है, इकॉनमी वाले डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सेल्स फाइनेंशियल के जो टारगेट्स थे वो मीट नहीं कर पाया। अब इसकी जो है वो क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा हुआ? हो सकता है कि रिसोर्स एलोकेशन जो है इन्होंने जो है खुद ही कम पैसा लगाया हो इकॉनमी पे, तो इकॉनमी वाली जो चीज़ है वो इतनी बूम ही नहीं कर पाई हमारी इंडस्ट्री। एक और मसला ये है, लग्जरी के अंदर जो है ना आपके मार्जिन ज़्यादा होते हैं। अब आपको क्या लगता है, ये हर्मीज बैग हो गए, गुची के बैग हो गए, इनके अंदर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है? कॉस्ट नहीं होती इनकी, इनके मार्जिन बहुत होते हैं। इनकी जो प्राइस इतनी ज़्यादा होती है ना वो इस वजह से होती है क्योंकि लग्जरी है ना, वही अफोर्ड कर सकता है जो पैसे वाला हो। तो पैसे वाले से तो आप कुछ भी पैसा मांग लो, वो तो देगा नाम के पीछे। कॉस्ट इतनी सी होती है, मार्जिन इसमें ज़्यादा होता है, इसी वजह से प्राइस ज़्यादा, पैसा जो है ना कंपनी इस पे कमा लेती है। इकॉनमी वाली चीज़ के अंदर मसला ये होता है कि इकॉनमी की जो चीज़ ख़रीदता है ना वो गरीब आदमी ख़रीदता है, वो मिडिल क्लास आदमी ख़रीदता है। तो मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी जो है या प्राइस कॉन्शियस आदमी जो है वो किसी का नहीं होता। याद रखिएगा, जो हम कहते हैं ना कंज्यूमर जो है वो लॉयल होता है। कंज्यूमर लॉयल्टी जो होती है वो होती है सिर्फ लग्जरी आइटम्स में। जो अमीर होगा ना वो होगा लॉयल। जो थोड़ा आप ऐसे समझ लें एसएससी लेस क्लास होगी ना, मिडिल क्लास या वो लॉयल नहीं होगा। ही विल प्रेफर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लोअर इन प्राइस। अगर उसे कोई चीज़ जो है कोई और कंपनी की मिल रही है जो कम प्राइस के अंदर है और शायद 1% भी ज़्यादा है ना, तो उसकी तरफ जाएगा कम प्राइस वाले की तरफ। सही है, कम प्राइस वाले की तरफ जाएगा। तो इस हिसाब से इकॉनमी के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? इकॉनमी के अंदर सबसे बड़ा मसला है आपके मार्जिन्स। इसमें आप इतना नहीं कमा सकते। अगर आप जो है 100 रुपये की चीज़ पर को जो है आपको 100 रुपये की पड़ रही है, आपके कंपेटिटर को भी 100 रुपये की पड़ रही है, आप उस पर जो है 150 चार्ज कर रहे हो, आपका कंपेटिटर 145 चार्ज कर रहा है। जो इकॉनमी वाली क्लास है वो 145 की तरफ जाएगी, बोलेगा भाई सब चीज़ सेम तो है, प्रोडक्ट वगैरह सब सेम है, प्रोडक्ट वगैरह जो है वो सब सेम है, तो वो उसकी तरफ जाएगा। समझिए आप, तो ये इशू होता है। तो एक इशू ये हो सकता है, केस के अंदर नहीं बताया, केस के अंदर हमसे ये बात कही गई है कि आप बताएं अब आपकी इसके अंदर क्या राय है, ये क्यों इशू की क्या वजह थी। और अब ये इशू जब आ गया है तो जो सीईओ हैं उन्हें जो है वो बेसिकली क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये जो है बेसिकली एक हमारा न्यू केस है आफ्टर द टाटा नैनो केस। तो देखते हैं होपफुली क्या फ्रूटफुल डिस्कशंस होती हैं हमारे पास क्लास में, एंड इफ़ दोज डिस्कशंस आर दैट फ्रूटफुल और इतनी अच्छी होंगी देन आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू गाइस। सो या
we have reached our destination. Take care.